में हिंसा में नेपाल कनेक्शन भी सामने आया है। पुलिस जांच में पता चला कि हिंसा के दौरान 20 से ज्यादा नेपाली नागरिक मौजूद थे। अब तक 4 नेपाली नागरिकों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी के 16 फरार हैं। नेपाली नागरिकों की पुलिस को अभी तलाश है। नेपाल कनेक्शन महज संयोग नहीं बल्कि इसमें एक साजिश नजर आती है, क्योंकि नेपाल में युवाओं के नाम पर ही सब कुछ तबाह कर दिया और अब देश भर में पोस्टर वॉर का नया दौर शुरू हो गया है। कानपुर समेत कई जगहों पर पहले लगे आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जवाब में आई लव महाकाल और आई लव महादेव और कई तरीके के पोस्टर जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। देखिए कैसे एक के बाद एक शहर में ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। करीब 20 दिन पहले कानपुर से शुरू हुआ विवाद अब पूरे देश में फैल गया है और आई लव मोहम्मद वाले बैनर पोस्टर के जवाब में अब आई लव महादेव और आई लव राम के पोस्टर बैनर की भी एंट्री हो गई है। साथ ही तेज हो गया सिलसिला बयानबाजी का भी। पहले उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर लगे, तो अब मुंबई में पोस्टर लगे हैं आई लव महादेव और आई लव राम के। आई लव मोहम्मद के पोस्टर मुंबई में भी लगे थे, उसके अब साथ साथ आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि आई लव महादेव के पोस्टर्स भी लगना मुंबई में शुरू हो चुके हैं। इस समय मुंबई के अंधेरी इलाके में है और देखिए जो हिंदू संगठन के लोग हैं आई लव महादेव और आई लव महादेव के पोस्टर के साथ साथ तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर सड़कों पर आए हैं और आई लव श्री राम भी लिखा हुआ है। दरअसल पूरा मामला 5 सितंबर का है, जब पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे आई लव महादेव बोलने के खिलाफ कार्रवाई बता दी और अब देखते ही देखते आग पूरे देश में फैल गई। कहीं सर तन से जुदा के नारे लगने लगे, कहीं थाने पर हमला किया गया, तो कहीं पुलिस वालों पर पथराव किया गया। ये ताजा तस्वीरें गुजरात के गांधीनगर की है, जहां सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि मुस्लिम पक्ष ने पूरे इलाके को ही तहस नहस कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट अब और तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग बहुत जल्द बिहार में चुनाव की तारीख का ऐलान करने जा रहा है। क्या है बिहार चुनाव की संभावित तारीख और कब तक हो सकती है चुनाव की घोषणा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव, डीजीपी, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर साफ कर दिया कि 6 अक्टूबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले हर हाल में होने चाहिए और इसकी रिपोर्ट आयोग को भेजनी होगी। यानी साफ है कि 6 अक्टूबर के बाद किसी भी दिन चुनाव का बिगुल बज सकता है। आयोग ने ये भी शर्त रखी है कि किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की पोस्टिंग गृह जिले में नहीं होगी। जिनका कार्यकाल 30 नवंबर तक 3 साल पूरा, उनका तबादला अनिवार्य। 6 अक्टूबर तक ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्वाचन आयोग ने ये पत्र मुख्य सचिव के साथ पुलिस महानिदेशक, विकास आयुक्त और सभी विभागों के प्रधान सचिव को लिखा है। बताया जा रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 6 अक्टूबर के बाद कभी भी पटना का दौरा कर सकते हैं और उसके बाद चुनावी ऐलान सिर्फ औपचारिकता भर रह जाएगी, जिसे लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी का दावा कर रहे हैं। जो बिहार के मुख्य सचिव और हर एक विभागों के सचिव को जो पत्र लिखा है कि 6 तारीख तक आप अपना सारा ट्रांसफर पोस्टिंग का प्रक्रिया जो है उसको पूरा कर लें, चूंकि किसी भी समय चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा 6 तारीख के बाद और उसके बाद आप कोई भी प्रक्रिया नहीं कर पा सकेंगे। शुचिता से, ईमानदारी से निर्वाचन आयोग अपना काम करने का प्रक्रिया चालू कर दिया है। आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए जनता दल यूनाइटेड अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ सभी तैयारियों पर पूर्णतः तैयार है। जब कभी भी
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा बिहार में चुनाव की तिथि की घोषणा की जाएगी। जनता दल यूनाइटेड सहित एनडीए के सभी घटक दल चुनावी समर में कूद जाएंगे। पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार है। बिहार के 243 सीटों पर हमारे संगठन के हर एक बूथ पर 10 यूथ तैयार है। आदरणीय चिराग पासवान जी के आदेशानुसार हमारे गठबंधन के जितने भी घटक दल है उनको मदद करने के लिए और हमारे प्रत्याशी को जिताने के लिए हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। चुनाव आयोग ने जो निर्देश दिया है, बिहार चुनाव को देखते हुए कहा है जहां भी चुनाव होती है उससे पहले 1 महीने 2 महीने पहले इस तरह के निर्देश आते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें कहना भी क्या चाहिए, लेकिन ठीक इसके इतर क्या इलेक्टोरल रोल प्योरीफाई हुए, क्या ट्रांसपेरेंसी से इलेक्टोरल रोल बन गए हैं, क्या कोई भी जो लेजिटिमेट आदमी है वो छूटा नहीं है, हर मताधिकार को मत देने का अधिकार मिलेगा या नहीं, मुद्दा ये है। एसआईआर का काम लगभग पूरा हो चुका है। 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी और 22 नवंबर तक मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होना है। तो कुल मिलाकर साफ है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही बिहार चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसी को देखते हुए राजनीतिक दलों से लेकर प्रशासनिक स्तर तक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ अमित कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की सियासत में अपनी जमीन तलाश रहे एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के मुसलमानों को लेकर ऐसा दावा कर दिया जिस पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। ओवैसी ने पूछा है कि बिहार में सभी जाति के नेता हैं, मुसलमानों का हितैषी कौन है। खुद को ओवैसी ने मुस्लिमों का नेता बताया है। बाकी इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार चुनाव में मुसलमान वोटर्स हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहा है। हर पार्टी अपने अपने हिसाब से मुसलमानों की हितैषी बनती है, खुद को मुसलमानों का नेता जताने की कोशिश करते हैं। इसी बीच अब एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया है कि बिहार में सभी जातियों के नेता हैं, लेकिन 19% वाले मुसलमानों का कोई नेता नहीं है, जिनकी जिम्मेदारी अब हम पर है। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। मुझे बोलने दीजिए, इसकी जिम्मेदारी किसी हद तक हम पर भी आयद होती है। ओवैसी ने जब खुद को मुसलमानों का नेता बताया तो बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने पार्टी में मुसलमान नेताओं का नाम तक बताकर ओवैसी को घेरने की कोशिश की। ओवैसी जी अपना ज्ञानवर्धन करिए, मुसलमानों को बरगलाइए नहीं। देश में मुसलमानों के एक से बढ़कर एक नेता है। एपीजे अब्दुल कलाम, मोहम्मद शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी ओवैसी पर हमला करते हुए कहा कि ओवैसी को सिर्फ चुनाव के समय ही मुसलमान क्यों याद आते हैं। ओवैसी साहब, बिहार के अल्पसंख्यकों की चिंता आप केवल चुनाव के समय ही क्यों करते हैं? उन्हें धर्म और जाति के आधार पर मत बांटिए। वहीं आरजेडी ने तो लालू प्रसाद यादव को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी और नेता बता दिया। गांव में कहावत है, मुंह मियां मिट्ठू बनना, ओवैसी साहब वही कर रहे हैं। बिहार की आवाम, बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोग जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने इस प्रदेश के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कितने कामें किए हैं। आरजेडी ने लालू प्रसाद को मुसलमानों का नेता बताया तो लगे हाथ कांग्रेस ने भी पार्टी में मुसलमान नेताओं के नाम गिनवा दिए। किशनगंज से कई सारे जो मुसलमान हैं, जो माइनॉरिटी से आते हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े पदों पे हैं। आप देख लीजिए ना, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हो गए, हमारे जावेद जी जो 3 टर्म के एमपी हैं, वो सेंट्रल कमेटी से हैं, उनसे बड़ा नेता कौन हो सकता है। चुनावी मौसम में हर कोई मुसलमान वोटर्स को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भाईजान का साथ किसे मिलता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा।
तो करीब 23 महीने बाद जेल से जमानत पर बाहर आए एसपी के वरिष्ठ नेता आजम खान अब दिल्ली में हैं। खबर यह भी है कि अखिलेश 8 अक्टूबर को आजम से मिलने उनके घर रामपुर जाएंगे। 9 अक्टूबर को बीएसपी का बड़ा सम्मेलन भी है। ऐसे में इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सीतापुर जेल से रिहाई के बाद आजम खान दिल्ली में हैं। यहाँ पर वो सर गंगाराम अस्पताल में इलाज करा सकते हैं। इससे पहले भी यहाँ पर वो हार्ट का इलाज करा चुके हैं। वहीं अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को रामपुर जाकर आजम खान से मुलाकात करेंगे। 9 अक्टूबर को मायावती की लखनऊ में होने वाली रैली से ठीक एक दिन पहले होने वाली इस मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। आजम को इस बात का मलाल है कि 23 महीने बाद जब वो जेल से रिहा हुए तो उन्हें रिसीव करने पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। बड़ी पार्टी के बड़े नेता ने मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए अगर बात पार्टी के शीर्ष नेता आपसे मुलाकात करने नहीं आए हैं। यहाँ तक कि स्थानीय सांसद भी जो हैं वो अभी तक मुलाकात करने नहीं आए। क्या कहेंगे? कोई नाराज है तो वो खैरियत से रहें और खुश रहें। अखिलेश की आजम से मुलाकात पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के सरकार का और भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि 17 से अब तक प्रदेश पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन ऑर्डर के मामले में बन चुका है। सर, मिलने तब जा रहे हैं जब 9 तारीख को बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक कर रही है और 9 तारीख की तो 8 तारीख को मिलने जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल अटकलें आप उन्हीं से क्लियर करें। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर आजम खान के समर्थन में होर्डिंग लगाई गई हैं। अखिलेश और आजम की तस्वीर के साथ लिखा है, आजम लौटे, ये नई सुबह की पहचान है। मेरे दाएं साइड में एक ऐसा ही पोस्टर जिसमें साफ तौर से लिखा है, कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुकद्दस ख्वाब थे, हर जमाने में शहादत के यही असबाब थे। आजम लौटे, एक नई सुबह की पहचान है। गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है। राजधानी लखनऊ के जो समाजवादी पार्टी कार्यालय है वहाँ पर ये पोस्टर उनके पक्ष में न सिर्फ चस्पा किए गए हैं बल्कि नई सरकार बनाने का दावा भी किया जा रहा है। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। अब आपको दिखाते हैं बाबा की डर्टी पिक्चर की इनसाइड स्टोरी। दिल्ली में चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी पर लगे आरोप बताते हैं कि वो कितना शातिर है। विदेश टूर का लालच लड़कियों को दिया जाता था। 5 स्टार आश्रम में लग्जरी लाइफ और महंगी गाड़ियों का शौक बताता है कि आरोपी चैतन्यानंद छात्राओं को लुभाने के लिए इस सभी हथकंडे अपनाता है। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और स्वामी पार्थ सारथी की लाइफ स्टाइल बताती है कि लड़कियों के साथ बेशर्मी करने वाले इस शख्स के शौक भी महंगे थे। लग्जरी लाइफ स्टाइल का शौकीन स्वामी पार्थ सारथी महंगी गाड़ियों से चलता था। पुलिस ने उसके कथित आश्रम से एक लग्जरी गाड़ी भी बरामद की है। पार्थ सारथी के आसपास लेडी गैंग रहती थी जो हर तरह का इंतजाम करती थी। आश्रम में उसका अंदाज बिल्कुल राजा की तरह था। स्थान की पीठम ने पुलिस के समक्ष तकरीबन 300 पेज के ऐसे पक्के सबूत सौंपे हैं जो पुलिस की एफआईआर दर्ज करने में काफ़ी अहम थे और इसीलिए इन पक्के 300 पेज के सबूतों को आधार बनाकर ये एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि संस्थान के अंदर जो छात्राएं पीड़ित थी उन्होंने पुलिस तक अपने बयान भी दिए हैं। पुलिस भी उन लोगों से पूछताछ करेगी क्योंकि ये एक बड़ा मामला है। खाली अकेले बाबा इतने समय से इन छात्राओं को अपने जाल में, अपने मुहपाश में नहीं फांस रहा था, उनके ऊपर दबाव नहीं बना रहा था, बल्कि कई और लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर एक बड़ी जानकारी यहाँ पर जुटाई गई और पुलिस को लगातार इस तरह के अपडेट देते गए ताकि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो। क्योंकि हैरानी वाली बात यह कि बाबा पार्थ सारथी से जुड़े खुलासे देखकर दिल्ली पुलिस भी हैरान है। पार्थ सारथी पर बड़ा खुलासा, स्वामी चैतन्यानंद ने लिखी 28 किताबें, खुद को प्रतिष्ठित प्रोफेसर, वक्ता, लेखक बताया, सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की आशंका, खुद का मोबाइल फोन नहीं करता है इस्तेमाल।
लग्जरी गाड़ियां ही नहीं बल्कि पार्थ सारथी का शौक भी वीआईपी था। हनक दिखाने के लिए वो विदेशी एम्बेसी के नंबर प्लेट का इस्तेमाल करता था। दिल्ली पुलिस ने इस गाड़ी के नंबर प्लेट को लेकर केस दर्ज किया। फिलहाल पार्थ सारथी का चेहरा बेनकाब होने के बाद संस्थान ने उसे पल्ला झाड़ लिया है। आरोपी इतना शातिर है कि खुद का मोबाइल फोन तक इस्तेमाल नहीं करता है। सीसीटीवी कैमरों से फुटेज डिलीट किए जाने की आशंका भी है। पुलिस ने डीवीआर को जांच के लिए लैब भेज दिया है। के अंदर क्या बाबा का कोई टॉर्चर रूम था, या जहां पर वो जो बच्चे जो पढ़ती हैं, यहाँ पर छात्राएं पढ़ती हैं, उनके ऊपर किस तरह का दबाव बनाता था, किसी तरह की यातना देता था, ये भी यहाँ पर पुलिस अब अपनी जांच में शामिल करेगी। वहीं कई राज्यों में उसके तार हैं, ऐसी यहाँ पर जानकारी मिल रही है। और स्पेशली खासतौर से दिल्ली पुलिस उन सभी राज्यों में जा रही, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, इन सभी राज्यों में इस वक्त पुलिस की कई टीमें छानबीन कर रही है ताकि आरोपी बाबा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। आरोपी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी से एयरपोर्ट से लेकर उसकी संभावित जगहों पर छापेमारी जारी है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें तलाश कर रही हैं। आरोपी की लास्ट लोकेशन आगरा में मिली है। गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदल रहा है, लेकिन पुलिस फिलहाल उससे सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अब इस बीच कोटपुतली से बड़ी खबर आपको बता दें, शाहजहांपुर में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच भी शुरू कर दी है। पुलिस के हाथ लगे हैं अहम सुराग और पुलिस अब जल्द ही इस मामले का खुलासा भी करेगी। 6 संदिग्ध लोगों को रडार पर रखा गया है। साइबर ठगी से जुड़ा ये पूरा मामला है। OLX पर सस्ता जनरेटर बेचने का झांसा देकर आरोपियों ने दोनों यूपी से बुलाया था जयपुर। और अब आपको बता दें कि मोबाइल पासवर्ड लेकर आरोपियों ने 6 लाख रुपए भी निकाले। 23 सितंबर को शाहजहांपुर इलाके में अलग अलग कुओं में मिली थी 2 की लाश। यूपी के बलिया निवासी अशोक सिंह और विकास कुमार की लाश मिली थी। और अब जल्द ही पुलिस इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा भी करेगी। पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग भी लगे हैं।